चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द मैराथन। पार्ट नंबर 1 मेरे होपफुली आपने सभी ने देख लिया होगा, तो आप सभी को ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कल आपका एग्ज़ाम है, आई होप आपको ये पार्ट नंबर 2 भी बहुत छोटा सा है, अब ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया पार्ट। तो आई होप जल्दी कवर भी हो जाएगा और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पार्ट 2 में अब आप सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेज क्या है भाई? ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, बहुत अच्छे से आप सभी ने क्लास 11-12 में किया हुआ है। आई होप सभी को पता होगा, मैंने इसलिए ओवरव्यू ही देना है सिर्फ इसका कि आपके 3 तरह के सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। और पहली बात बता देता हूँ, ये मैराथन आपको जो इसके नोट्स हैं, मतलब इसके डिटेल नोट्स हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली ऑलरेडी पीडीएफ डाल दिया गया है। आपको वहाँ पे डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे। और आपको ये अगर मैराथन चाहिए उसके लिए लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। एक छोटी सी बुक आपके लिए 1 डे बिफोर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। चलिए, तो अब आपके पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये 3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये 3 तरह के सोर्सेज हैं। तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो उसमें इक्विटी, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, ये 3 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आप सबको पता है कि कंपनी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स अपने सब्सक्राइब करवाती है और उससे पैसा रेज करती है। सिमिलरली डिबेंचर्स हैं। और इसी तरीके से रिटेन अर्निंग क्या होते हैं? प्रॉफिट से कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रिटेन करके रख लेना कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय सप्लायर टू द परचेजर। मतलब अगर किसी सप्लायर ने मतलब सप्लायर ने गुड्स खरीदने के लिए किसी को क्रेडिट पे सामान दे दिया है, मतलब किसी ने अगर गुड्स खरीदने हैं तो सप्लायर ने उसे क्रेडिट पे सामान दिया है, तो एक तरीके से आप उसे ट्रेड क्रेडिट की कैटेगरी में ले आते हो, ठीक है। तो एक ये शॉर्ट टर्म है, यानी ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, क्योंकि परचेज सेल जो करते हो वो लंबे समय के लिए नहीं होती, तो इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको पैसे दे जाएगा ताकि आप थोड़े समय के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की जाए तो एक ऐसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है ये भी, जब आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेकिन आप कुछ उधार पे किसी से पैसा ले रहे हो, ये कह के कि मैं आपको लोन के मतलब जब इसे रीपे करूँगा तो कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा साथ में। तो ये एक तरह की फैसिलिटी है जो आप सबको अवेयर है इस डे टू डे लाइफ में। आई होप ये आपको पता होगी। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन, सिमिलरली टू लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक तरह के लोन्स हैं जो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो। वैसे तो ये बैंक से ही लिए जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको प्रोवाइड नहीं करता, वो मीडियम या लॉन्ग टर्म में डील करता है। तो कुल मिला के आप बात कर लो तो टिपिकली अगर मैं कहूँ तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसे बने हुए हैं आज के टाइम में, पहले नहीं होते थे लेकिन आजकल फिर भी बन चुके हैं। बैंक्स ऐसे आ चुके हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी अगर आप एक पर्सन अगर आप पैसा लेना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकती है अपनी कंडीशंस को सही करने के लिए। तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन्स भी उनके लिए कामयाबी लेकर आते हैं। उसके बाद है मीडियम टर्म। अब जब मीडियम टर्म की बात करते हैं तो मीडियम टर्म में क्या है? लीजिंग। अच्छा, लीजिंग क्या होती है? लंबे समय के लिए होती है। लीजिंग तो लंबे समय के लिए होती है लेकिन इतनी लंबे समय के लिए नहीं होती कि अगर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म में रख दूँ उसे, नहीं। लीजिंग मतलब होता है आपने किसी को रहने के लिए कुछ चीज़ें, मतलब आपने किसी को रहने के लिए कोई जगह दे दी और उसमें कुछ राइट्स दे दिए कि आप इस चीज़ का कुछ, मतलब इस जगह का कुछ भी करो। लेटर से कि मैंने किसी को घर रहने के लिए दे दिया। लीज का मतलब है कि वो उस घर में चाहे रेनोवेशन करे, कुछ भी करे, लीज टर्म के एग्रीमेंट के हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। बस ये है कि उसे टाइमली मुझे पैसा देते रहना पड़ेगा। तो लीज इतनी बड़ी टर्म नहीं होती, लेकिन इन शॉर्ट कहूँ तो मीडियम टर्म के लिए आपके पास पैसा आता रहता है उस सोर्स के थ्रू, अगर आप लीज के ऊपर कोई चीज़ दे देते हो किसी को। और ऐसे ही आपको अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म तो नहीं, मीडियम टर्म कुछ लोन्स मिलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म भी आपको मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अलावा आजकल मीडियम टर्म जैसे कि 5-6 साल के लिए अगर आपने कोई पैसा लेना है तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मीडियम टर्म लोन देने के लिए तैयार हैं। तो यही एक ऐसा सोर्स है जो शॉर्ट टर्म भी आपको लोन्स दे सकता है आपकी ज़रूरत के बेसिस पे, और मीडियम टर्म पे भी। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट आप मानते हो, सेबी गाइडलाइंस। अच्छा जी, सेबी गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखिए जी, सेबी ने कहा कि अगर आपने पैसा रेस करना है तो आपके लिए मैं बहुत सारी ऐसी कुछ गाइडलाइंस रख रही हूँ जिनका आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा या जिनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि आपने जो भी पैसा रेस किया है उसको अच्छे से डिस्क्लोज करिए, मतलब अच्छे से डिस्क्लोज़र देने हैं, नेसेसरी डिस्क्लोजर्स देने हैं, कंप्लीट और एक्यूरेट डिस्क्लोजर देने हैं अगर आप कोई पैसा रेस करते हो तो।
तो सेबी कहती है कि भाई फाइनेंस की फील्ड में हमारा राज है, तो अगर हम किसी को भी कुछ राइट्स दे रहे हैं कुछ करने के लिए तो हमें उसके डिस्क्लोजर्स चाहिए और सही चाहिए, ठीक है, टाइमली भी चाहिए। उसके अलावा आता है कि सेबी रेगुलेट करती है किन चीज़ों को, जितनी भी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि देखो अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स को रेस कर कर कोई पैसा लेना है किसी कंपनी ने, तो उसे सेबी के साथ डील करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसे ये देखना है कि अगर वो लिस्टिंग करवाता है तो सेबी उसका ये ध्यान रखेगा कि भाई कोई भी कंपनी अगर उस लिस्टिंग सिक्योरिटी से रेस करके पैसा रेस करती है, मतलब उनके थ्रू पैसा रेस करती है, तो सेबी ने गाइडलाइन दी है कि भाई हम रेगुलेट करते रहेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे टाइम पे और अच्छे तरीके से, ताकि पूरा एक प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, मतलब पूरा जो इन्वेस्टर है वो एक प्रोटेक्ट तरीके से वहाँ पे डील कर सके और उसे प्रोटेक्शन फील होती रहे और उसे कभी भी नुकसान ना हो। थर्ड नंबर पे आता है कि अगर सेबी चाहे तो वो क्या करता है, मतलब सेबी क्या करती है, यहाँ थर्ड नंबर पे आप अगर बात करो तो सेबी मैंडेट करती है इन चीज़ों को कि अगर आपने कहीं पे प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी ने इशू करना होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो सारी गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए जो सेबी ने कही हैं। मतलब अगर कोई कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट या कोई डिटेल्स वगैरह दे, मतलब कोई ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन करती है, तो वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी इशूइंग फैसिलिटीज़ या पूरे प्राइस कितना है, इन सब चीज़ों की कॉपी और इन सब चीज़ों की डिटेल आपने सेबी के साथ फाइल करवानी है। और सेबी उनको ये कहती है कि भाई अगर कोई प्रोस्पेक्टस इशू करा है तो हमें पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और कॉपी के साथ और साइंड प्रोस्पेक्टस के साथ मुझे वो चीज़ देनी पड़ेगी, तब आपकी वो चीज़ मान्य मानी जाएगी। उसके बाद है कि सेबी ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं कि अगर आप कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करते हो तो आपने कैसे करनी है भाई। अगर आपके इंटरमीडियरी बीच में हैं, यानी हर चीज़ का मिडल मैन होता है, तो अगर आपके इंटरमीडियरी हैं तो उनके बारे में आपने कैसे डिस्क्लोज करना है उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है सेबी ने। तो वो कहते हैं उसको मानना पड़ेगा, तब हम आपको रेस करने के लिए कहेंगे पैसे को। उसके बाद आता है सेबी कहती है कि अगर आप रेस कर रहे हो ना पैसा, तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे उन चीज़ों के ऊपर। अगर हमें ये लगा कि कोई पैसा अगर ऐसा रेस किया जा रहा है या कुछ ऐसी लिस्टिंग, मतलब कुछ ऐसी फाइनेंस रेजिंग हो रही है जो फ्रॉडलेंट है या फिर वो ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए नहीं है, इन शॉर्ट कहूँ तो वो किसी भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के ज़रिए अगर आपको ये नज़र आता है सेबी को कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस हो रही है, तो वहाँ पे वो पेनल्टीज भी लगा सकती है और रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकती है। इसके अलावा सेबी ये ध्यान में रखती है कि भाई सभी कंपनी जो भी पैसा रेज कर रही हैं, क्या वो सभी नॉर्म्स के अंदर रहकर कर रही हैं, जो उनको बताया गया था उनके अंदर वो सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा सेबी आपको ये भी ध्यान में रखने के लिए कहते हैं, मतलब सेबी का मेन ये भी ध्यान रहता है कि जो भी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं अगर वो अपॉइंट किए जा रहे हैं या कोई भी अदर इंटरमीडियरीज जो उसमें लगे हुए हैं, क्या वो भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उस चीज़ में जुड़े हैं कि नहीं। मतलब कहीं पे कोई मर्चेंट बैंकर ऐसे ही किसी कंपनी रेजिंग में तो नहीं लगा हुआ, क्या उसके डिस्क्लोजर अच्छे से की गई है, क्या उस मर्चेंट बैंकर के बारे में कंपनी ने अच्छे से पूरे अपने कंपनी अकाउंट्स में बताया है, डिस्क्लोज करा है। अगर इन चीज़ों के बारे में कहीं पे सेबी को लगता है कि इन चीज़ों के बारे में कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, तो कंपनी रेजिंग के लिए जो कंपनी फाइनेंस रेज कर रही है उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस या पेनल्टी वगैरह लगा सकती है और उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इन सब चीज़ों से। ऐसे ही आपने अच्छे से समझ लेना है सारी चीज़ों को। मैंने 7-8 बता दी हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेबी की गाइडलाइंस किन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये फाइनेंस रेजिंग के लिए कंपनी को कहाँ कहाँ तक किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहती है, ठीक है। अब हमारा अगला जो मेन टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू का। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। आप अच्छे से इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस जानते हो। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो मेरे पास चीज़ है उसके आने वाले टाइम पीरियड में कितनी वैल्यू होने वाली है, और अगर मैं आने वाले टाइम पीरियड के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके लिए आज मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है या आज उसकी वैल्यू क्या होगी, वो है डिस्काउंटिंग। तो कुल मिला के अगर आप बात करो तो आने वाले टाइम पीरियड में जो चीज़ है मेरे पास उसके बारे में आज की वैल्यू क्या बनेगी वो है डिस्काउंटिंग, और आज की वैल्यू का आने वाले टाइम पीरियड में क्या असर होगा या क्या वैल्यू बनेगी वो हो जाता है कंपाउंडिंग।
तो इन शॉर्ट उसके लिए कुछ आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, दो कंसेप्ट होते हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। पूरी एफएम में आपने प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा है, तो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो चुका होगा। और एफएम और एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू के बारे में अगर जानना है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, वो आपका सामने लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ डिस्काउंटिंग के लिए तो आपका क्या फॉर्मूला लगना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अच्छे से पता है इन दोनों चीज़ों के बारे में, डिफरेंस अच्छे से कर लेना। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपने कंसेप्ट है ना, ये ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर 15 मार्क्स में आता है तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ, 10 to 15 मार्क्स में अगर आता है तो आपने इसे सबसे पहले ये ज़रूर बता देना है कि टाइम वैल्यू आज के टाइम में ज़रूरी क्यों है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने साइड में रखा था कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये मैटर करता है कि भाई आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, उसके लिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कम कर देता है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाले और आज की वैल्यू को जान सकते हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल रह सकती है। कंजप्शन, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो कंजप्शन भी आपको करने मतलब कंजप्शन का जो पैटर्न है वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। और लास्ट में आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली कैपिटल बजटिंग इसी का पार्ट है, तो कैपिटल बजटिंग पूरा कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आप अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन दोनों के बारे में आप अच्छे से डिफरेंस कर लेना। और ये इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद अपनी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। और अगर आपके फिर भी पेजेस नहीं भरते, कुछ बच्चों को होता है कि भाई पेजेस हमारे कम रह गए, तो वो एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल एक अच्छा सा ले लेना है, कोई बड़ा सा नहीं लेना, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आप उसे साथ में दे सकते हो। आपका एक अच्छा इफेक्टफुल क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ना, मैं वैसे बात करूं तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स आते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर आपको फिर भी थ्योरी निकलती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियो डिटेल में डाली हुई हैं, जो कि बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताई हुई हैं। तो आपको कुछ बस ओवरव्यू देकर जाऊँगा कि आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो क्या है, डे टू डे लाइफ में आपको जो पैसा चाहिए, डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंसेस आप करते हो उसको मीट आउट करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब उसको मैनेज करने के लिए कैसे पैसा रेज करना है, कहाँ लगाना है, डे टू डे लाइफ में कहाँ एक्सपेंसेस के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर कितना पैसा चाहिए, कैसे मैनेज करें उन पैसों को, रेस कर मतलब कहाँ से रेस करें, ये सारी मैनेजमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट ये दो तरीके की है, ग्रॉस और नेट। जब आप सिर्फ ये बात करते हो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, तो उसका मतलब है अकेली करंट एसेट। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन वो होती है नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करो तो उसमें सिर्फ करंट एसेट्स आती हैं, लेकिन जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो वहाँ पे आपके पास सारी की सारी क्या निकल के आ जाती हैं, नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाती है। तो बस इतना सा आपको समझना है, बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने डाली हुई हैं अच्छे से वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। रिकमेंडेशंस मैंने उसमें बताई हुई हैं, अप्रोचेस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो कुल मिला के आप वहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं, टंडन और चौर कमेटी, दो आपके इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसके बारे में कि देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या था। असल में वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए ना, मतलब हमेशा आपके पास कितना पैसा पड़ा रहे अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इन्होंने ना कुछ रिकमेंडेशन दी। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मैं आपको टंडन उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कमेटी थी थोड़ी सी। तो उसने ये कहा कि भाई आप 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। 3 मेथड कौन से थे, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करके 25% उसका रख लो आप, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल का भी हिस्सा बन जाएगा, रिक्वायर्ड फंड। या फिर करंट एसेट का 25% करने के बाद करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट था कि भाई करंट एसेट में से पहले कोर करंट एसेट्स को माइनस कीजिए, उसका 25% करने के बाद करंट लायबिलिटी को माइनस करिएगा। ये है आपका थर्ड मेथड। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मीन्स मतलब सिंपल सा है कि ये 3 मेथड के जरिए टंडन कमेटी कहती थी कि भाई आपके पास फाइनेंस हमेशा रहेगा, इतना आपको याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाएगी। और चोर कमेटी ने भी इसी के साथ आपको डील करने की कोशिश की है, बस उसने कुछ
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि भाई हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। तो वो आप एक पढ़कर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस कंसेप्ट के बारे में। तो मेनली मेरा फोकस था कि मेन कमेटी बता दूं आपको टंडन की। इसके अलावा इसमें एक फैक्टर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है। तो भाई सीधी सी बात है, नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग है। अगर देखो जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो सामान ज़्यादा चाहिए, सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो भी ज़्यादा चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ परचेज सेल करनी है तो भाई इतना पैसा नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी कम चाहिए। बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बिजनेस बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा कंपटीशन, भाई कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा सामान जाने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सामान स्टोर करना पड़ेगा, ज़्यादा अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज कंपटीशन कम है तो भाई हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा हो कम हो कोई मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कम मैनेज भी कर लेंगे तो सही है। उसके बाद अगर बिज़नेस को ग्रो करना है तो भाई समय ज़्यादा नहीं है, हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, हमें सामान ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। अदरवाइज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हमारा मोटिव नहीं है, हम ग्रो अभी नहीं करना चाहते, तो वर्किंग कैपिटल उस समय के लिए हमें कम चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल टाइम, किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो भाई जिस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है पैसा भी उतना ही चाहिए हमें। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, उस चीज़ को प्रोडक्शन साइकिल में मेंटेन रखने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है उस केस में। अदरवाइज वर्किंग कैपिटल इतनी ज़रूरी नहीं होती जिसका प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल होता है। तो ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स आपके सामने आएंगे जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। ऐसे ही कुछ सीजनल वेरिएशंस के साथ आएंगी चीज़ें, सीजनल बेसिस पे आएंगी कि सीज़न अगर आपका प्रोडक्शन करने का है, सीज़न आपका बहुत ज़्यादा है, मतलब सीज़न होता है ना बिज़नेस के अपने अपने सीज़न, ये मेरा अगर सीज़न है और ये मेरा नॉन सीज़न है, मतलब इस सीज़न में मेरे बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, इस सीज़न में मेरा यानी ये मेरा ऑफ सीज़न है, ये मेरा ऑन सीज़न है। तो कुल मिला के जहाँ पे सीज़न है आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, ग्रो करना है, आपने आगे बढ़ते रहना है, आपको पैसा रेगुलर चाहिए, डे टू डे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है सीज़न में आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इतनी ज़रूरत ऑफ सीज़न में नहीं होती। तो ये आपको फैक्टर्स माइंड में रखने हैं जब भी आप वर्किंग कैपिटल करते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ 1-2 टॉपिक्स अगर बीच में रह गए हैं तो आई होप आपको अच्छे से वो पहले ही क्लियर हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक मैराथन में आपको मैं वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको इस लास्ट मिनट में करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको डिटेल समझनी है तो मेरे नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, आप वहाँ से डिटेल समझिएगा। मेरी ऑलरेडी वीडियो डिटेल में डल चुकी हुई हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट के ऊपर आपको वहाँ मिल जाएंगी सारी, अगर आपने डिटेल में समझना है। इस समय आपको वो चीज़ें समझनी है जो आपके माइंड में लास्ट मिनट पे अवेयर होकर करनी है, ठीक है, जिसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा हिंट चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। चलिए मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंगली ये मैराथन वैसे कंप्लीट हो चुका है, मेरे अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकली जितने काम था वो मैंने करवा दिया है। अब मेन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है भाई, मैंने कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स आपको इस मैराथन के लास्ट में दिए हैं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैं आपको अब समझाने तो नहीं वाला यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको मेरे मैराथन को ओपन करना है, ठीक है। आप वहाँ से अच्छे से इन चीज़ों को लास्ट मिनट के टच में देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये देख सकते हो आप। मैंने लास्ट मिनट में कुछ ऐसे हिंट्स आपको देकर मैराथन को लास्ट किया है जहाँ पे आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हो, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो, ठीक है जी। तो लास्ट मिनट में आप कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, कौन से प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को देखना है, कौन सी चीज़ों को देखना है, कैसे अपने आप को अवेयर करके जाना है एक 1 डे रिवीजन के लिए, उसके लिए मैंने ये कंप्लीट मैराथन, होप आपको ये थ्योरी मैराथन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जल्दी से मैं डाल देता हूँ इस वीडियो को भी, आपको ये जल्दी से मिल जाएगा, और आई होप आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की थ्योरी जल्दी से समझ आ गई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं अलविदा आप सबको, और जल्दी से मिलते हैं अगले पेपर की वीडियो के लिए। तो आई होप आप सबका शायद जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का या इंडियन इकॉनमी का जो भी आने वाला सब्जेक्ट होगा तो मैं उसकी भी मैराथन जल्दी से डालूंगा।
और आई होप आपको ऐसे ही मैराथन हेल्पफुल होती रहेगी। अगर हेल्पफुल है तो भाई वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत, और नए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे डलते हैं भाई, तो कुल मिला के आपका नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है वहाँ पे भी। चलते हैं दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।